नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इतना बड़ा बखेड़ा हो गया और जिस तकनीक को दुनिया राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखती है, उसी के क्षेत्र में अब भारत निजी कंपनियों के लिए दरवाजा खोल रहा है। तो क्या अब भारत में प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर सेक्टर में उतरेंगी? क्या इससे देश में ऊर्जा क्रांति होगी या फिर सुरक्षा से जुड़े नए सवाल भी खड़े होंगे? और आखिर गौतम अडानी की इस घोषणा का भारत के भविष्य से क्या संबंध है? आज हम केवल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सरल भाषा में पूरी तस्वीर समझेंगे। साथियों, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब भी देश में यूरेनियम एनरिचमेंट शब्द सुनाई देता है, सभी लोगों के मन में सबसे पहले परमाणु बम का ख्याल आता है। इसकी वजह भी है, हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम को लेकर कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हुआ। सारी दुनिया परेशान है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना भी जरूरी है। हर यूरेनियम एनरिचमेंट बम बनाने के लिए नहीं होता। परमाणु बिजली घर में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की शुद्धता आमतौर पर लगभग 3 से 5% होती है, जबकि परमाणु हथियार के लिए करीब 90% तक शुद्ध यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। कितना बड़ा अंतराल है दोनों में। यानी प्रक्रिया बेशक एक जैसी दिख सकती है, लेकिन उद्देश्य और स्तर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक भारत इस दिशा में इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है? कारण बहुत साफ, सीधा और स्पष्ट है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आने वाले वर्षों में एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेट्रो सिटीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी मात्रा में बिजली चाहिए होगी। आज भी भारत की अधिकांश बिजली कोयले से ही बनती है। इससे ऊर्जा तो हमें मिलती है, लेकिन प्रदूषण भी बहुत बढ़ता है। सौर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा है। रात में सूर्य नहीं चमकता तो बिजली भी नहीं बनती। हवा ना चले तो विंड एनर्जी भी प्रभावित होती है। ऐसे में भारत को एक ऐसा स्रोत चाहिए जो 24 घंटे लगातार बिजली दे सके। यहीं से न्यूक्लियर एनर्जी की भूमिका शुरू हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेनियम की बहुत छोटी सी मात्रा हजारों किलो कोयले जितनी ऊर्जा पैदा कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस जैसे बड़े देश दशकों से परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करते आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के पास 90 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं। फ्रांस अपनी बड़ी बिजली जरूरत न्यूक्लियर से ही पूरी करता है और चीन लगातार नए रिएक्टर बना रहा है। भारत अभी इस मामले में काफी पीछे है। देश की कुल बिजली में न्यूक्लियर एनर्जी की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 3% के आसपास है, जबकि सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का लक्ष्य तय कर रखा है। अभी भारत की क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट है, यानी अगले 2 दशकों में कई गुना बढ़ोतरी करनी होगी। यहीं पर आता है शांति बिल 2025। इसका उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं है, बल्कि निजी निवेश को भी इस क्षेत्र में आकर्षित करना है, ताकि बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इसी दौरान गौतम अडानी ने अपनी वार्षिक बैठक में घोषणा की कि उनका समूह 2035 तक लगभग 10 गीगावाट न्यूक्लियर की क्षमता विकसित करने की दिशा में काम करेगा। यानी पहली बार देश का बड़ा निजी उद्योग समूह इस क्षेत्र में गंभीरता से उतरने को तैयार दिख रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या निजी कंपनियों को इतना संवेदनशील क्षेत्र सौंपना सुरक्षित होगा? सरकार का कहना है कि सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाई जाएगी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि हर रिएक्टर, हर सुरक्षा मानक और हर संचालन प्रक्रिया पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा सके। मतलब इस नए क्षेत्र में निजी निवेश हो सकता है, लेकिन सुरक्षा और नियमन सरकार के हाथ में रहेगा।
इसके बावजूद कुछ चिंताएं तो बनी ही रहेंगी। अगर किसी संयंत्र में दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव होता है तो उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इन सवालों का स्पष्ट और मजबूत कानूनी समाधान भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दुनिया पहले भी 1986 के चेरनोबिल और 2011 के फुकुशिमा जैसे हादसे देख चुकी है, इसलिए सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब एक और सवाल, इतना यूरेनियम हमारे देश में आएगा कहां से? भारत के पास यूरेनियम है, लेकिन सीमित मात्रा में है और हर जगह उच्च गुणवत्ता का नहीं है। इसलिए भारत कई देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते कर रहा है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हाल के वर्षों में भारत ने इन देशों के साथ नए समझौते भी किए हैं ताकि भविष्य में ईंधन की कमी न हो। साथ ही भारत अपने थोरियम कार्यक्रम पर भी लगातार काम कर रहा है। केरल के तटीय क्षेत्रों में थोरियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। यदि भविष्य में थोरियम आधारित तकनीक पूरी तरह सफल होती है तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, इस पूरे विषय का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत अब केवल वर्तमान की बिजली जरूरत नहीं देख रहा, बल्कि अगले 20-25 वर्षों की तैयारी कर रहा है। एआई हो, डिजिटल इंडिया हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो या भविष्य के उद्योग, इन सब की नींव सस्ती, भरोसेमंद और लगातार मिलने वाली बिजली पर ही टिकेगी। न्यूक्लियर एनर्जी इस दिशा में एक बड़ा विकल्प बन सकती है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी भी उतनी ही जरूरी होगी। इसलिए इस पूरे विषय को केवल राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा भविष्य के रूप में भी देखना चाहिए। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि भारत में निजी कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में आने देना सही फैसला है, या फिर ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में ही रहना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय का सरल भाषा में गहराई से विश्लेषण लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।